नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग आनंद पूर्वक से होंगे। दोस्तों, आज की कहानी जो मैं सुनाने जा रहा हूं, ये कल की कहानी यानी एपिसोड नंबर 791 निखिल फोटोग्राफर की कहानी है। तो अगर आप ये वीडियो आपने कल वाली नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। इससे कहानी समझने में और कहानी का मज़ा डबल हो जाएगा। तो इसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। तो शुरू करें आज की नई कहानी। दोस्तों, मेरा नाम तो आप जानते ही होंगे। मेरा नाम निखिल है, पेशे से फोटोग्राफर हूँ। आइए, जो मेरी पहली घटना हुई थी ना, मैं बहुत डर चुका था। मैं इतना डर चुका था कि मैं कई दिनों तक घर से बाहर निकलता नहीं था। लेकिन धीरे धीरे हालात संभलने लगी। घर के परिवार भी मुझे अच्छा सपोर्ट करते थे और सबसे सपोर्ट तो मेरी गर्लफ्रेंड ने किया। उसने तो पहले बात ही मानने से इनकार कर दिया कि तुम्हारे साथ ऐसा कोई घटना हो सकता है, वो भी आज के टाइम में। मानती नहीं थी। बहुत दिनों के बाद मैं समझाता रहा और तब उसको बात थोड़ी समझ में आई। और फिर जब समझ में आई ना, तो एकदम से डर गई और कहने लगी कि आज के टाइम में मैं मान नहीं सकती, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जब मैंने कसमें खा करके पूरा बात उसको बताया तो वो मानने पर मजबूर हो गई और फिर मुझे हौसला देती रही कि निखिल, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। अब उसका हौसला मेरे लिए जादू का काम कर रहा था। अब परिवार का भी तो सपोर्ट मेरे साथ था। लेकिन इसके बाद मेरे साथ ऐसी कोई घटना घटी नहीं। लेकिन इतना मैं डर चुका था कि अकेले आना जाना मेरे लिए बड़ा ही मुश्किल हो चुका था। लेकिन धीरे धीरे हालात अब सुधरने लगे थे। शरीर में जो डर था धीरे धीरे कम होता चला गया। अब फिर मैं उस विषय पर सोचने पर मजबूर हो गया। मैं सोचता था कि अगर उस लड़की को मुझे मारना होता तो वो भला उस रात को मेरी मदद क्यों करती। उस टेक्नीशियन मिस्त्री के पास मुझे क्यों ले जाती, उसका घर क्यों दिखाती। वो तो खुश थी, उसे तो बस अपना फोटो खिंचवाना था। मुझे तो ऐसा ही लग रहा था। अगर वो मुझे मारने की कोशिश करती तो मुझे उसको कई बार मौका मिला था और वो मुझे आराम से मार सकती थी। मुझे लगने लगा कि नहीं, वो मुझे मारना नहीं चाहती थी। ज़रूर इसमें कुछ रहस्य छुपा हुआ है। आखिर वो उस मैकेनिक के पास क्यों मुझे लेके गई? क्या उससे कोई दुश्मनी चल रही थी? ज़रूर कोई ना कोई ऐसी ही बात होगी। और मैं थोड़ा बहुत उस मैकेनिक से तो सुन ही रखा था कि उस लड़की के डर की वजह से अपने घर को उसने एक तरह से किला युक्त किया था। तंत्र विद्या से किसी तांत्रिक से बंधवा रखा था ताकि उस लड़की की आत्मा उसके घर के आसपास नहीं आए। और उस रात भी ऐसा हुआ था। मैं तो पूरी रात उस घर में रहा था। उस लड़की की आत्मा उसके घर के पास नहीं आई थी, दूर। और वो रात भर हंसती रही, चिल्लाती रही। और उसके साथ भी जो गिद्दड़ थे खेतों में रहने वाले, जंगलों में रहने वाले, और जितनी वो हंसती थी, चिल्लाती थी और वो सुर में सुर मिलाते थे, तो ज़रूर उससे मेरी कोई दुश्मनी नहीं होगी। दुश्मनी उसी मैकेनिक से हो सकती है। उससे कोई पुराना रंजिश होगा, मुझसे नहीं होगा। मैं ये सब सोच रहा था, विचार कर रहा था। अब मुझे यही लग रहा था कि हाँ, जो मैं सोच रहा हूँ ना, बिल्कुल ठीक है। वो लड़की मुझे कोई तकलीफ नहीं देने वाली। अब मेरे दिमाग से थोड़ा जो डर था अब कम होने लगा। मैं धीरे धीरे अपने काम पर निकलने लगा। भाई भी मुझे सपोर्ट करते थे और वो तो कहते थे कि तुम ज़्यादातर स्टूडियो में बैठा करो। लेकिन मैं शुरू से ही घूमता फिरता रहा, बाइक पर इधर से उधर।
अब मैं एक जगह पर बैठना नहीं चाहता था, मैं बोर हो जाता था। और आखिरकार कुछ महीना अब बीत चुके थे। अब मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, सब कुछ अब नॉर्मल सा चल रहा था। मैं अब शादी पार्टी अटेंड करने लगा, फोटोग्राफी करने लगा, और ऐसा होता था कि मेरे साथ कोई ना कोई जाता था। मैं अकेले रात के टाइम तो बिल्कुल नहीं जाता था, कोई ना कोई स्टूडियो का लड़का मेरे साथ होता था। हाँ, दिन में ज़रूर मैं अकेले अब कहीं ना कहीं घूम आता था, लेकिन रात के टाइम मेरे भाई का कहना था कि तू अकेले और कभी भी बाइक पर नहीं जाएगा जब तक मेरा कोई लड़का ना हो। अगर ना हो तो मेरे भाई मेरे साथ जाने को तैयार थे। ऐसा ही सब उन्होंने आदेश दे रखा था। और इसके बाद अब मेरा आना जाना अब शुरू हो चुका था। मैं उस कहानी को, उस घटना को भूलना चाहता था। एक तरह से मैं भूल ही चुका था। अब 2 महीने से ज़्यादा अब समय हो चुका था। अब रात के टाइम जहाँ पर मैं अपने लवर के साथ, प्रेमिका के साथ मिला करता था, और उस घटना के बाद हम ज़्यादा देर तक रात में उस जगह पर नहीं रहते थे, डर जाते थे। हमारी कोशिश थी कि पहले हम 11 बजे के आसपास मिला करते थे, लेकिन अब 9 बजे रात को हम मिलना होता था तो हम मिल लेते थे, और 10 बजे से पहले पहले हम दोनों अपने घर की तरफ लौट जाते थे। ऐसा ही हमारा चल रहा था। हमारी प्रेमिका मुझे अब समझाती थी कि देखो, जैसे मेरे भाई कहते थे कि तुम अकेले मत जाया करो, अब मेरी प्रेमिका भी वही कहती थी कि देखो तुम अकेले मत जाया करो, रात के टाइम खास करके। उसकी मुझे चिंता लगी रहती थी, और उसका चिंता भी अपनी जगह पर जायज़ था। और लेकिन अब जो होनी थी अब तो बीत चुकी थी। अब तो जो आगे होने वाला था उसकी मुझे चिंता करना था। अब 2.5 महीने के बाद मुझे एक ऐसा मौका मिला कि मुझे दूर का सफ़र करना था। अब मेरे साथ एक स्टूडियो का ही लड़का था, मेरे से कम 5-6 साल छोटा, मतलब वो 19-20 साल का रहा होगा, और मेरे साथ वो चल पड़ा था। रात का टाइम थी और रात का ही पूरा प्रोग्राम था, और पूरा फोटोग्राफी रात का ही करना था। 12-1 बजे तक वो पार्टी ख़त्म हो जाती, इसके बाद हम लोग लौट आते। और वो जो रास्ता था वही रास्ता था जिस रास्ते पर मुझे उस गांव की तरफ गया था, वो बर्थडे पार्टी का फ़ोटो खींचने के लिए। और जब मैं गुज़र रहा था ना, तो सब रास्ते का दृश्य मुझे देख करके और एक शरीर में झुरझुरी सी लेने लगी थी, ये तो वही रास्ता है। और उस गांव से 2 गांव आगे जा कर के मुझे उस पार्टी में शामिल होना था। लेकिन जब इधर से हम गुजर गए ना, तो डर तो ज़रूर लगा था कि कहीं वो लड़की से मेरा आमना सामना ना हो जाए। लेकिन उसका जो रूट था, जिस रूट पर हम भटक करके गए थे, वो अलग रूट था। उस रूट पर हमें जाना ही नहीं था। अब हमें उस जगह से, जहाँ से हम भटक करके दूसरी साइड में चले गए थे, अब उस जगह को मैंने देखा और समझा भी कि हम वापसी आएंगे तो गलती से इस रूट पर कभी जाएंगे नहीं। अब फिर हम उस गांव में चले गए थे, दोनों लोग अब बातचीत करते हुए। और जब वहाँ पहुँचे तब पार्टी शुरू हो चुका था, और मेरा भी काम अब शुरू हो चुका था। फोटोग्राफी हमारी चल रही थी। अब जब पार्टी समाप्ति की ओर आई, तब घर वालों ने बोला कि भाई आप दोनों आदमी भोजन कर लीजिए और इसके बाद आप लोग जा सकते हैं। अब फिर हमने वही किया, भोजन वगैरह कर लिए। इसके बाद हम वहाँ से रुखसत हुए, पैसे वैसे अपना ले करके। और देखिए संजोग कैसा बनता है, जब हम उस रास्ते से लौट रहे थे जिस रास्ते पर मैं पिछली बार भटक करके आगे चला गया था, अब वो रास्ता ऐसा मुझे लग रहा था कि सब रास्ता एक ही जैसा हो। बाइक में ही चला रहा था। अब मुझे अब सड़क जो थी एक भूल भुलैया की तरह लग रही थी। वो सड़क सीधे ही जा रही थी। अब मैं अंदाज़ा लगा रहा था कि वो सड़क जो दाहिनी साइड में कटेगी उस रोड पर नहीं जाना है। मैंने एक तरह से निशान लगा रखा था अपने दिमाग में, लेकिन वो रोड मुझे नज़र ही नहीं आया।
अब सीधा का सीधा हम चलते जा रहे हैं और सड़क जो है ख़त्म होने की नाम ही नहीं ले रही है। वो दोराहा मुझे मिला ही नहीं। रात के करीब अब 1:30 बजने वाला था। मैं घड़ी देख रहा था, आसमान की तरफ भी देख रहा था। आसमान में चांद निकला हुआ था और हम दोनों लोग, हमारा स्टूडियो का वो लड़का और मैं, अब वास्तव में अब मुझे थोड़ा डर महसूस होने लगा और डर को मैं छिपाने के लिए उस लड़के से बातचीत करने लगा। अब वो लड़का मेरे साथ बातचीत कर रहा था और मेरा निगाह तो रोड की तरफ थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब तक उस दोराहे को मैंने पार क्यों नहीं किया। वो दोराहा कहाँ रह गया, अभी तक क्यों नहीं आ रहा, इतनी लंबी दूरी कैसे होगी। और तभी हमारी नज़र सामने की तरफ पड़ी और जैसे ही पड़ी ना तो मेरा बाइक का ब्रेक अपने आप लग चुका था। वही लड़की दुल्हन की लिबास वाली अब सामने से बीचों बीच रोड से आती हुई दिखाई दी। अब जैसे ही मैंने देखा तो मेरे तो हाथ पांव फूल गए थे। मैं ब्रेक लगा दिया था, पूरा बदन अब मेरा कांपने लगा था। जो स्टूडियो का लड़का था वो समझ ही नहीं पाया कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं ब्रेक क्यों लगा दिया और मैं कांप क्यों रहा हूँ। वो मुझसे पूछने लगा, अरे भाई साहब, तबीयत ठीक है ना आपकी, क्या हुआ आपको, आपने बाइक क्यों रोक दी और आपका बदन इतना कांप क्यों रहा है, क्या बात होगी भाई साहब, तबीयत ठीक है ना, क्या मैं आप पानी दूँ। उसके थैले में पानी की बोतल भी था और तब मैं सामने की तरफ इशारा किया कि तुम ज़रा इधर देखना, सामने में कुछ नज़र आ रहा है। तो उसने ध्यान से देखना शुरू किया। बोला, हाँ भाई साहब, एक औरत जैसी तो नज़र आ रही है, दुल्हन के लिबास में, इधर ही आ रही है। मैंने बोला, तुम्हें साफ नज़र आ रही है। वो बोला, हाँ भाई साहब, इसमें कौन सा पूछने वाली बात है। आप तो मुझे जो संदेह था पक्का हो चुका था, ये तो वही लड़की है। और जैसे जैसे वो नज़दीक आती जा रही थी अब मेरा हालत और ख़राब होता जा रहा था। जी कर रहा था कि बाइक वाइक छोड़ें और सीधा हम बाइक से उतर करके अब पैदल ही किसी तरह में भाग लें। उसका मैं सामना करना नहीं चाहता था और यही सोच ही रहा था। और तब तक वो जो दुल्हन थी वो हमारे सामने आ चुकी थी। उसके चेहरे पर कोई डरावना भाव नहीं था, हंसता हुआ चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा, और जैसे वो मुझे पहचान गई हो। और कहने लगी, अरे बहुत दिनों के बाद आए, मैं तो तुम्हारी बाट काफ़ी दिनों से देख रही थी, वो मेरे फोटो लाए क्या जो तुमने खींचे थे। अब तो जैसे मेरा सांप सूंघ गया था, मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, बदन और पहले से ज़्यादा कांपने लगा था। और तब वो कहने लगी, अरे मुझसे ऐसा क्यों डर रहे हो, क्या मैं तुम्हें खा जाऊंगी। अरे डरना बेकार है, तुम डरो मत, बताओ मेरा फ़ोटो कहाँ है, मुझे अपना फ़ोटो देखना है, कैसी लग रही हूँ मैं उस फोटो में। अब जो लड़का था वो समझ ही नहीं पा रहा था कि ये सब क्या चल रहा है। अब मेरी तो बोलती बंद थी और वो औरत अब मेरे समीप और नज़दीक आ गई थी और कहने लगी कि दिखाओ ना, कहाँ है मेरा फ़ोटो, कहाँ है मेरा फ़ोटो। मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, मेरे लग रहा था कि मेरी बोलती बंद हो चुकी है। और वो लड़का अब पीछे से एक तरह से अनजान था, वो जानता नहीं था कि ये जो सामने दुल्हन के भेष में खड़ी है वो कोई इंसान नहीं है, वो एक आत्मा है और वो भी खूंखार। उसको तो ये मालूम ही नहीं था। और वो मुझसे कहने लगा, भाई साहब आप तस्वीर खींचे थे इस लड़की का, अगर है तो दे दीजिए, आप इतना डर क्यों रहे। तब वो लड़की कहने लगी, हाँ देखो तुम इतना डरो मत, मैं तुमसे अपना तस्वीर तो मांग रही हूँ, तस्वीर दे दो ना, मुझे देखना है। और तब मैं बोल पड़ा कि मैं तस्वीर लेके नहीं आया, मैं भूल गया, वो तस्वीर आपकी स्टूडियो में रखी हुई है, फिर कभी मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर ले आऊँगा। अब जैसे ही बात बोला वो दुल्हन लड़की अब गुस्से में आ गई। अब उसकी कजरारी आंखें एकदम लाल लाल सुर्ख जैसी हो चुकी थी। अब पहली बार मैं ऐसी उसकी आंख को देखा था
इतनी डरावनी आँख थी। और जो मेरे पीछे लड़का बैठा हुआ था, जब इसने वो दृश्य देखा तो उसको समझ में आ चुकी थी। वो गांव का ही लड़का रहने वाला और जानता था कि भूत प्रेत कैसे होते हैं, कैसे कैसे रंग ढंग अपना बदलते हैं। अब पहले ही नज़र में देख करके बोला, भाई साहब जल्दी से भागो यहाँ से, ये तो चुड़ैल लग रही है। और इसके बाद बाइक तो नीचे गिरी और हम दोनों पीछे की तरफ भागना शुरू कर दिए। और वो दुल्हन लड़की हमारी बाइक के पास ही खड़ी होकर के कमर पर हाथ रख करके और घूरती जा रही थी। अब उसके चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं, कोई हंसी नहीं, एकदम खामोश गुस्से में हम दोनों को भागता हुआ देख रही थी। और हम ऐसे डरे हुए भाग रहे थे कि बस कहीं भी हम लोग पहुंच जाएं, लेकिन इसकी पहुंच से दूर, एक ऐसी जगह जहां ये पहुंच ना सके। और भागते हुए पीछे मुड़ते देखते जा रहे कि वो लड़की हमारे पीछे तो नहीं आ रही। अब सबसे जो तेज दौड़ रहा था हमारा वो स्टूडियो वाला लड़का, वो तेज भाग रहा था, मुझे भी आवाज़ दे रहा था, भाई साहब आप तेज दौड़ो, आप पीछे रह गए भाई साहब, अगर वो पकड़ लेगी तो जिंदा नहीं छोड़िए, वो पक्की चुड़ैल है। और हम लोग अब जैसे तैसे करके पीछे की तरफ भागते जा रहे थे। और वो लड़की अब उसी बाइक के पास मुझे आखिरी बार देखी। और इसके बाद वो रास्ता मुड़ गया था। अब वो हम मेरी बाइक दिख रही थी ना वो लड़की। अब फिर हम भागते भागते अब अपनी जान बचा करके अब उस जगह से दूर निकल जाना चाहते थे, ताकि वो लड़की हमें पकड़ ना सके। डर तो इतना था। अब वो लड़का जो नहीं डरा था वो अब भी डर चुका था, वो भी डरा हुआ था। अब शरीर एक तरह से उसका भी डर से कांप रहा था जैसे मेरा। और आखिरकार हम लोग दौड़ते दौड़ते थक चुके थे, सांसें तेज चलने लगी थी। वो लड़का भी थक चुका था और मैं भी थक चुका था। अब मैं ही रुका, अब मेरे से दौड़ा नहीं जा रहा था। एक तो बैग था जिसमें कैमरा इक्विपमेंट वगैरह, और दूसरा उस लड़के के पास भी लाइट वगैरह का पूरा साधन अपने बैग में रख रखा था। उसका भी वजन था बैग का, और इसी वजह से हम दोनों के दोनों थक गए थे। अब एक पेड़ के पास, घना पेड़ था, वहाँ पर हम दोनों के दोनों रुक गए। चांदनी रात थी, आसमान में पूरा हर चीज़ साफ साफ दिखाई दे रहा था। बिल्कुल हम दूर तक देख सकते थे, ऐसा चांद का प्रकाश उस टाइम नजर आ रहा था। एक भी आसमान में बादल नहीं था। और सबसे गनीमत थी कि हम अब उस लड़की से दूर भाग आए थे। हाँ, उस जगह पर मेरी बाइक जरूर छूट गई थी। हम बाइक को लेके भाग नहीं सके। अब अफसोस ही इस बात की थी, लेकिन हम दोनों अपना जान बचा चुके थे। सबसे बड़ी खुशी की बात थी। बाइक क्या है, कल दूसरी आ जाएगी, लेकिन अब जान एक बार निकल गई तो हम कहाँ से लाएंगे। तो दोनों लोग उस पेड़ के पास अफसोस ताने लगे, लंबी लंबी सांस ले रहे थे। और कुछ देर ऐसे ही बीता था, और तभी वो पेड़ का डाली एकदम से हिलने लगे। अब हम दोनों के दोनों एकदम और डर गए कि हम तो भाई अपनी जान बचा के भागे हैं, और ये शांत खड़ा पेड़ क्यों हिलने लगा। और जैसे ही हम लोग पेड़ के ऊपर देखते हैं तो कोई नज़र नहीं आता, लेकिन डाली जरूर हिल रही है। और ऐसा ही कुछ देर तक चलता रहा। हम दोनों के दोनों डर गए थे, लेकिन अब हमारे पास इतनी एनर्जी नहीं थी कि हम दौड़ पाएं, भाग पाएं। आखिरकार वो पेड़ का हिलना बंद हो गया। हम दोनों लोग एक साथ ही एक जगह पर रुके हुए थे और गहरी गहरी सांस ले रहे थे। इतना एनर्जी हमारी खत्म हो चुकी थी। अब फिर कुछ ही देर में एक आवाज़ आई, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो इतनी रात को। ये आवाज़ एक व्यक्ति की थी। जब हमने आवाज़ की तरफ पलट कर देखा तो क्या देख रहे हैं कि उसी पेड़ के दूसरी साइड से एक अधेड़ व्यक्ति और हाथ में एक छड़ी लिए हुए और हमारी तरफ आता हुआ दिख रहा था। सफ़ेद कपड़ा पहने हुए नीचे से ऊपर तक, और सफ़ेद बाल भी उसके, और हमारी तरफ आता हुआ और हमें
बोल रहा था कि तुम लोग इस जगह पर इतनी रात को क्या कर रहे हो। जब हमने देखा, जब नज़दीक आ गया ना, तब हमारी जान में जान आई। मुझे लगा कि ज़रूर आसपास का बस्ती का लोग है, यहाँ ज़रूर कोई गांव घर होगा और ये व्यक्ति वहीं से आ रहा है। अब हम लोग बच जाएंगे, अब डरने की जरूरत नहीं है। अब फिर हम उस अधेड़ से अपनी पूरी कहानी बताने लगे कि चाचा, हम लोग के साथ में ऐसा हुआ, ये पहली बार नहीं, दूसरी बार हुआ है। चाचा, अब हमारी जान बचा लो, इस रात में हम लोग बुरी तरह से फंस गए। चाचा हमारे पास आकर के खड़े हो गए और कहने लगे, अरे डरो मत भाई, डरो मत, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, ये मेरा इलाका है, यहाँ पर ऐसे कोई आत्मा, भूत, प्रेत, चुड़ैल नहीं आ सकती। अब वो चाचा हम लोग को साहस देने लगे कि तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं, पूरी बात बताओ, अभी तुम लोग भाग कर आए थे तो क्या वो औरत, वो लड़की तुम्हारे पीछे आई थी? मैंने बोला, नहीं चाचा, वो तो बाइक के पास रुक गई थी। तब वो पूछने लगी कि क्या हुआ था, अब खोल करके बताओ, तुम्हारे साथ जो पहली घटना हुई थी क्या हुआ था? तुमने उसके साथ कोई बात विवाद हुआ होगा? मैंने सोचते हुए कहने लगा कि चाचा, मैंने उसका फ़ोटो खींचा था, 2 फोटो लिया था, फ़ोटो उसको दिखाया भी था, फ़ोटो अच्छा भी लगा था, और वो बोली थी कि मुझे एक फ़ोटो ला कर दे देना, बस इतनी ही बात है। आप फिर उस मिस्त्री वाली कहानी भी बता दिया कि वो मिस्त्री ने बोला था कि इस फ़ोटो को आप डिलीट कर दो। जब मैंने अपने कैमरे में देखा था तो एकदम धुंधला धुंधला सा, जो अच्छी फ़ोटो थी अब धुंधली में बदल चुकी थी, और वो मिस्त्री के बात मान करके उस फोटो को मैंने डिलीट मार दिया। बस यही किया। चाचा मेरी बात सुन करके बिल्कुल खामोश थे और सोचने लगे और कहने लगे कि देखो बेटा, तुम्हें वो फ़ोटो डिलीट नहीं करना चाहिए था, जैसे तुमने वादा किया था, अब फ़ोटो ला के दे देते, क्या फ़र्क पड़ता उसमें। मैं कहने लगा, चाचा वो तो आत्मा है, वो तो मुझे मार ही देती, आज भी वो फ़ोटो मांग रही थी अपना। हाँ, हम लोग तो देख करके डर ही गए थे कि अब क्या होगा, अब किसी तरह से अपना जान बचा के भागे। अब चाचा मेरी तरफ, दोनों की तरफ घूर कर देखने लगे, कहने लगे कि देखो, अब इस जगह पर तुम्हें कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं हूँ यहाँ पर। आप फिर कहने लगे, तुम लोग यहीं पर रुको, मैं कुछ देर में आता हूँ, यहाँ से तुम लोग आगे पीछे मत जाना, अगर आगे पीछे गए तो तुम अपनी जान को जोखिम खुद लोगे, उसमें हमारी कोई बात नहीं होगी। आप फिर चाचा बिना बोले अब आगे की तरफ निकल गए थे। अब हम दोनों उसी पेड़ के पास बैठे हुए आपस में बातचीत कर रहे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि चाचा क्यों बार बार तस्वीर देने पर जोर कर रहे थे। अब उस टाइम तो हमें अपनी जान बचानी थी, दोनों को सुरक्षित घर पहुंचना था। इस विषय पर हम लोग ज़्यादा सोच विचार नहीं कर पाए और कुछ देर के बाद चाचा वापस आए। अब फिर उनके हाथ में पानी का एक लोटा था और आकर कहने लगे कि बेटा, आप लोग पानी पी लो और तबीयत आपकी हरी भरी हो जाएगी, अब यहीं आराम करो, अब मैं भी आप लोग के साथ में हूँ, सुबह जैसे होगा आप लोग निकल जाना। वो लड़की सुबह तक वहाँ पर नहीं मिलेगी, मैं जानता हूँ आप लोग समझ सकते हो कि आत्मा है और सुबह में वो नज़र नहीं आएगी। अब हम दोनों बिल्कुल डरे हुए थे। चाचा से पूछने की मन कर रहा था कि चाचा, आपका गांव कहाँ है, आपका घर कहाँ है, आप इतनी रात को आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। मैं कई बार पूछना चाहा लेकिन मेरी जुबान ही नहीं खुली। और चाचा आराम से हम लोग के साथ बैठे हुए थे और इधर उधर की बातें दुनियादारी की कर रहे थे। वो समझा भी रहे थे कि बेटा, रात के टाइम में अकेले आप लोग ऐसी सड़कों पर मत गुजरा करो। अब जो समझा रहे थे हम लोग समझ तो रहे थे, अब हम लोग से तो गलती हो चुकी थी, अब उसको कैसे सुधारा जाए। खैर, इसी तरह बातचीत करते करते अब सुबह होने जा रही थी, करीब 3 साढ़े 3 का अब वक्त हो चुका था। और तब वो चाचा कहने लगे कि बेटा, आप लोग यहीं पर रुकना, मेरा वक्त हो गया है, अब मैं अब जा रहा हूँ।
मैं पूछने लगा चाचा उस टाइम कि चाचा आपका गांव कहाँ है, किस गांव को रहने वाले हो, क्या हम भी आपके साथ आपके गांव तक चल सकते हैं। वो जाते जाते रुके, अब मुड़ करके देखने लगे और कहने लगे कि बेटा अब तो सुबह होने वाली है, गांव यहाँ से अब देखो उधर दिख रहा है, लेकिन दूरी ज़्यादा है बेटा, आप लोग थक जाओगे, आप रोड पर हो, आराम से सुबह तक इंतज़ार करो और फिर अपना बाइक ले आना और निकल जाना, और आगे से ध्यान रखना कि इस रोड पर अकेले आप लोग मत गुजरना। इसके बाद चाचा रुके नहीं, वो चले गए। सही मायने में हम सुबह तक, जब तक लगा कि हाँ अब सही है, तब हम लोग उस जगह से निकले। अब रास्ता चालू भी हो चुका था। जो आसपास के खेत में काम करने वाले लोग थे और जो राहगीर थे, कोई अपना साइकिल लेकर के, कुछ लेके, जो भी साधन था अपने काम पर निकल चले थे और हम अपने बाइक की तरफ जा रहे थे। जब हम उस मोड़ पर पहुँचे जहाँ से हमें बाइक देखनी अब स्टार्ट हुई, और तब हमारी जान में जान आई कि चलो अब बाइक हमारी सुरक्षित है। अब वहाँ पर वो आत्मा लड़की मुझे दिखाई नहीं दी। जब हम बाइक के पास पहुँचे तो बाइक के साथ में कोई भी छेड़छाड़ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ था। बाइक उठाए और बाइक स्टार्ट किए तो स्टार्ट भी हो गई। इसके बाद हम लोग अब चल पड़े थे। वही रास्ता था, सीधा रास्ता, और रात में हमें लग रहा था कि हम तो कहीं गलत रास्ते में भटक गए। और वो जो रोड मिलना था आगे से, जिस रोड पर पहली बार भटक गया था, वो तो अभी आगे था। करीब 15-20 मिनट चलने के बाद वो दोराहा आया। अब फिर हम चौंक ही गए थे कि अभी दोराहा तो यहाँ पर है, और रात में हम लोग ना जाने कितनी देर तक चलते रहे, पता ही नहीं लगा। खैर उस सुबह में हम लोग सही सुरक्षित अपने घर पहुँच गए थे। घर वाले को जब हमने पूरी अपनी कहानी बताई तो घर वाले भी अब डर चुके थे। कहने लगे कि तेरे साथ में ये दूसरी बार किस्सा हुआ, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। वो लड़की तुझे क्यों मिलती है, कोई न कोई रीज़न ज़रूर होगा। इस बार वो कहने लगे कि तुझे किसी तांत्रिक, किसी पंडित से ज़रूर मिलना चाहिए। और उसके बाद मुझे एक तांत्रिक से मिलना भी पड़ा। तांत्रिक अपना जो झाड़ फूक करना था मेरे साथ किया। फिर उसने बोला कि अब डरने की आवश्यकता नहीं, मैं ऐसा कर दिया हूँ कि वो आत्मा लड़की तुम्हारे पास अब दोबारा नहीं आएगी। अब फिर परिवार के लोग संतुष्ट हो गए थे और मैं भी संतुष्ट हो गया था। चलो अब बला टली। लेकिन जो मेरी सहेली, यानी मेरी जो फ्रेंड थी, गर्लफ्रेंड थी, जब मैंने उसको सारा कहानी बताया ना तो वो थोड़ा परेशान हो गई और कहने लगी कि ये तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हुआ, ये लड़की तुम्हें दोबारा क्यों दिखी और वो फ़ोटो का क्या चक्कर है। फिर मैं पूरी कहानी बताया कि मैंने उसका फ़ोटो खींचा था और फिर उस फ़ोटो को मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि वो धुंधली फ़ोटो थी। और दूसरा जो मैकेनिक था उसने बोला कि फ़ोटो तुम्हारे कैमरे में होना नहीं चाहिए, नहीं तो ये लड़की तुम्हारे घर तक जा सकती है। इसी वजह से मैंने डिलीट कर दिया था। अब जो मेरी सहेली थी वो थोड़ा अब डरने लगी और कहने लगी कि देखो निखिल, तुम्हें अब रात को अकेले इस तरह से घूमना नहीं चाहिए। अब हम लोग अब रात को नहीं मिलेंगे, अब दिन के टाइम कहीं भी मिल लेंगे, लेकिन रात को नहीं। लेकिन मैं जानता था कि रात को मेरे पास, दिन के मेरे पास में समय नहीं होता। अब मैं खाली होता तो स्टूडियो में बैठता, अब मेरे पास में समय मिलता ही नहीं था। और दूसरी चीज़, अब हमें छुप छुप के मिलना था। अब दिन में कहाँ मिलने का ऐसा अवसर मिलता है। मैंने बोला ठीक है, हम धुंधलके में जा कर के मिलेंगे, जब अंधेरा हो जाएगा और तब हम आपस में मिलेंगे, वही ठिकाना उसी जगह पर। इसके बाद कुछ दिन तक सही चल रहा था, करीब हफ्ता भर और निकल चुका था मज़े से। लेकिन अब यही काम था कि मैं बाहर नहीं जाता था। लड़के मेरे जाते थे, भैया जिसको भेजते थे। अब मुझे तो अब घर में रोक लिया गया था। अब घर के परिवार के लोग संतुष्ट थे कि चलो उस साया जो लड़की की थी अब हमारा पीछा छूट चुका है। तांत्रिक ने झाड़ फूक कर दिया,
अब कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। और वो रात तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता। मैं अपने बिस्तर पर आराम से सो रहा था, सपनों की दुनिया में खोया हुआ था। मैं ऐसा ही कुछ सपना देख रहा था और तभी मुझे सपना बदलता हुआ नजर आया। मैं क्या देख रहा हूं कि मैं उसी सड़क पर हूं। अब मैं अपनी बाइक से अकेले जा रहा हूं और तभी उस लड़की की आवाज आती है। वो लड़की पीछे से मेरा नाम लेके पुकारती है, निखिल निखिल रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चल रही हूं। और मैं बाइक रोक देता हूं। अब पीछे मुड़कर देखता हूं तो लड़की दौड़ती हुई आती है। अब मैं सपने में भी डर जाता हूं कि अरे ये तो वही लड़की है। अब मैं भागना चाहता हूं, अपनी बाइक लेकर जान बचाना चाहता हूं, लेकिन मैं भाग नहीं सकता। वो लड़की आके मेरे बाइक पर पिछली सीट पर बैठ जाती है और कहती है, हाँ आप चलो निखिल, जहाँ चलना है चलो, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। और बाइक मैं चलाना भी नहीं चाहता था, लेकिन बाइक तो जैसे अपने आप चल रही है। और देखते देखते बाइक जमीन से लगने लगा कि मैं हवा में बाइक उड़ा रहा हूँ। और अचानक एक पेड़ से मेरी बाइक धड़ाम से टकरा जाती है। अब फिर मैं चौंक करके अपनी आंखें खोल देता हूँ। और जब आंखें खोलता हूँ ना, तब मुझे ज्ञात होता है कि अरे ये तो सपना था। और इसके बाद मैं पसीने पसीने हुआ पड़ा था। और जैसे ही मैं आँख खोल करके अब उस कमरे में देखता हूँ, मुझे डर लग रहा था उस वक्त में। और तभी वो लड़की दुल्हन वाली भेष में वैसे ही कपड़ा पहने अब मेरे बिस्तर के पास खड़ी हुई दिखाई दी। उसकी आंखों में वही अंगार वाला, जैसा मैंने देखा था लास्ट में गुस्से में, वैसे ही आंखें दिखाई दे रही थी। अब मुझे घूर घूर कर देख रही थी। हाँ, इसके बाद तो मैं चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। डर ऐसा लगा, मेरी चीख चिल्लाहट सुनकर के परिवार के लोग जग गए और दरवाजे पर आकर कहने लगे, निखिल दरवाज़ा खोल, दरवाज़ा खोल, क्या हुआ तेरे साथ में। अब मैं जब तक देखा था, आप जैसे ही दरवाजे पर मैं आया तब तक वो लड़की मेरे पलंग के पास थी। और जैसे ही मैं दरवाज़ा खोला ना, तो जैसे ही मुड़कर देखा वो लड़की गायब। तब तक मेरे परिवार वाले कमरे में घुस गए थे और उन्होंने देखना शुरू किया, वहाँ कोई नहीं था। मैंने सारा रात का किस्सा, सपने, सब कुछ बता दिया। अब जो परिवार वाले थे मेरा डर चुके थे और कहने लगे कि अभी भी इससे आत्मा से अब मुक्ति नहीं मिली है, अभी भी ये पीछा कर रही है निखिल का। अब हमें किसी और अच्छे तांत्रिक से मिलना चाहिए। इसके बाद तो मैं इतना डर चुका था कि मैं अपने घर में भी अकेले रहने पर डरने लगा था। जब तक मेरे साथ में कोई नहीं होता तो मैं तो घर में रुकता ही नहीं था। ज़्यादातर मेरा समय स्टूडियो में, अब वहाँ पर कोई ना कोई साथ में होता था। और घर में आता तो जब तक कोई होता नहीं तो मैं डर जाता था। घर मुझे लगता था कि वो लड़की अंदर ही है और वैसे ही गुस्से से मुझे देख रही है। आखिरकार एक दूसरे तांत्रिक हमारे घर पर आए, मेरे चाचा लेके आए और वो तांत्रिक कहने लगे कि अब डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं सब कुछ सही कर दूंगा। और इसके बाद उन्होंने अपना अनुसंधान जो भी तंत्र मंत्र करना था अब करना शुरू कर दिया। और ये पूजा जो उनकी चली थी 2 दिन 2 बार में, शाम की शाम। इसके बाद वो कहने लगे कि अब तुम डरोगे नहीं, तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होगा। एक हमें लाल धागा दे जिसमें एक ताबीज बंधी हुई थी। अब बोले बेटा अपने गले में डाल लो, इसको निकालना नहीं है जब तक मैं ना कहूँ। वास्तव में उस ताबीज को पहनने में मुझे थोड़ा अच्छा लगा था। शरीर मेरा जो भारी भारी था अब वो लगने लगा कि हल्का फुल्का हो गया है। असर तो मुझे दिखा। डर जो लगा रहता था हमेशा, वो डर थोड़ा कम होने लगा। आखिर मैं अब थोड़ा पहले से बेहतर महसूस करने लगा। अब मैं अकेले अपने गांव में भी घूमने लगा। नहीं तो मुझे डर लगते रहा था। कहीं भी जाता अकेले जाने की हिम्मत नहीं होती थी। और स्टूडियो में तो मैं आकर के बैठ जाता था। और इस तरह करते करते
जब पूरा 1 महीना निकल गया तब लगा कि हाँ, मैं अब सुरक्षित हूँ। तब मैं पहले की तरह अब गांव में घूमने लगा, इधर उधर जाने लगा। अब वो सपना जो मैंने देखा था वैसा सपना भी नहीं है। अब सब कुछ लगा कि नॉर्मल सा हो चुका है। इसके बाद मैं दूर की फोटोग्राफी, वो भी रात के टाइम में, बिल्कुल मना कर दिया था। मेरे भाई साहब खुद मना कर दिए कि निखिल, तुझे दूर के गांव में जाने की, वो भी रात में, ज़रूरत नहीं है। लड़के जाएंगे, तुम अपना स्टूडियो ही संभालो, अब बाकी और कोई काम होगा तो मैं खुद देख लूँगा, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद 1.5 साल के बाद सब कुछ सही चलता रहा। और फिर जो मेरी गर्लफ्रेंड थी, अब उसके साथ एक हादसा और हो चुका था। वो भूत प्रेत को कभी मानती नहीं थी और उसके साथ हादसा उसी स्कूल के पीछे हुआ था, जब वो मेरा इंतज़ार कर रही थी। अब रात के करीब 8 बजे, और जिस स्कूल के पीछे हम लोग मिला करते थे और उस स्कूल के पीछे वो इंतज़ार कर रही थी। मैं थोड़ा लेट हो गया था, मैं समय पर पहुंच नहीं पाया। आज जब मैं उस जगह पर पहुंचा तो मेरी प्रेमिका थी ही नहीं। मैं भी बहुत देर तक इंतज़ार किया कि अब हो सकता है लेट हो जाएगी, लेट हो गई होगी, अब आती होगी, लेकिन वो नहीं आई। और तभी एक सामने में बेर का पेड़ था, खेतों में लगा हुआ था, और वो पेड़ का पेड़ हिलने लगा जोर जोर से। अब हवा नहीं चल रही थी, बिल्कुल शांत माहौल था। और जैसे ही पेड़ हिलने लगा, मैं तो समझ गया कि ये बिना हवा का पेड़ हिल रहा है, जरूर इसमें कोई शक्ति सवार है। लेकिन मेरे पास में ताबीज था, बाबा का दिया हुआ, तो थोड़ा हिम्मत बंधी हुई थी। लेकिन मुझे उस पेड़ पर अभी तक कोई दिखाई नहीं दिया। लेकिन मैं इतना जरूर समझ गया था, इतना तो अनुभव मुझे हो चुका था कि जरूर इसमें कोई शक्ति है, चाहे कैसी भी हो, है तो जरूर। अब हमें यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए, हमें निकल जाना चाहिए। आज जैसे ही मैं जाने लगा ना, अब फिर मैं मुड़ करके एक बार देखा तो वही दुल्हन लड़की उस पेड़ के पास मुझे खड़ी हुई दिखाई दी, दूर दूर से। मैं फिर रुका नहीं, सीधा भागते हुए अपने घर पहुंच गए। हालांकि उसने मुझे रास्ता रोका नहीं, ना मुझे छूने की कोशिश किया, ना नज़दीक आई, ना कोई आवाज़ दिया। बस मैं देखा तक था। अब मैं अपने घर में आ गया। अब रात में भी मैं अपने परिवार वालों को बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि मैं स्कूल के पीछे कहीं अपने दोस्त से मिलने गया था। मैं कोई बात को गोलमोल कर दिया कि मैं किसी दोस्त से मिलने गया था और रास्ते में वो लड़की मुझे मिल गई थी। आप परिवार वाले कहने लगे कि ज़रूर तो उस टाइम में ताबीज़ पहना नहीं होगा। तब मैंने दिखाया कि देखो मेरे गले में ये ताबीज़ है। परिवार के लोग कहने लगे, ऐसा तो बाबा ने बोला था कि जब तक तुम्हारे गले में ताबीज़ हो और वो लड़की तुम्हारे नज़दीक नहीं आएगी। मैंने बोला हाँ, नज़दीक तो नहीं आई, वो दूर ही थी, मैं दूर से ही देखा था। फिर भी परिवार के लोग कहने लगे कि तुम्हें कल बाबा से फिर मिलना है, आइए सब कुछ बताना। अब अगले दिन सुबह में मैं अपने सहेली से मिला, रास्ते में मिल गई। मैंने उससे पूछा कि तुम रात में क्यों नहीं आई, और वो बिल्कुल डरी हुई दिखाई दे रही थी। वो कहने लगी मैं तो समय पे पहुंच गई थी, लेकिन मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी और लग रहा था कि तुम आज नहीं आ पाओगे, और मेरा मन कर रहा था कि अब थोड़ी देर देख करके मैं लौट जाऊं। और वैसे ही मैं सोच रही थी, और तभी वो बेर का पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। मैं घबरा गई, मुझे लगा कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे, तुम आकर के कहीं पेड़ के हिलाना शुरू कर दिया हो। मुझे तो एक पल ऐसा ही लगा। लेकिन जब मैंने देखा कि तुम वहाँ पर नहीं हो और कोई भी नहीं है, हवा भी नहीं है, तब कौन पेड़ को हिला रहा है। और अगले पल जो मेरी नज़र पड़ी तो मैं देखा, जैसे तुमने बताया था वैसे ही एक दुल्हन की भेष में लड़की और उसी पेड़ को पकड़े हुए हाथ से जोर जोर से हिला रही थी और मेरी तरफ मुस्कुरा के दिख रही थी। और इसके बाद तो मैं तो भाग खड़ी हुई, गिरते पड़ते अपने घर आ गई थी। ये सब क्या चक्कर चल रहा निखिल, क्या उस लड़की से अभी तक तुम्हारा पीछा छूटा नहीं? मैं बोला कि हाँ, छूट चुका है,
मेरे साथ भी रात में ऐसे ही हुआ। तुम्हारे जाने के बाद मैं भी पहुंच गया था। हाँ, वो सब कुछ मेरे साथ में ही घटा, लेकिन मेरे पास में ताबीज़ थी और इसीलिए लड़की मेरे नज़दीक नहीं आई। अब देखो, वो लड़की तुम्हें भी तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, है ना? वो बोलने लगी, हाँ, मेरे पास नहीं आई, दूर से मुझे दिखाई दे रही थी वो बेर का पेड़ को हिलाते हुए। मैं कहने लगा कि देखो, उसका मनसा कुछ और ही लग रही है, लेकिन क्या है मैं बता नहीं पाऊंगा। आज मुझे फिर तांत्रिक के पास जाना है और तांत्रिक से मिलकर के आऊँगा और तब मैं तुम्हें बताऊंगा। और उसके बाद मैं अपने भाई के साथ बाइक पर उस तांत्रिक के घर पहुंच गया था। रात का जो भी कहानी थी सब हमने तांत्रिक को बता दिया। लेकिन वो तांत्रिक कहने लगा कि बताओ, उस लड़की ने तुम्हें छुआ, तुम्हारे नज़दीक आई? मैंने बोला नहीं, अब डरने की आवश्यकता नहीं है, अब कुछ दिन में सब कुछ सही हो जाएगा। जैसे मैंने बताया है, इस ताबीज़ को अपने गले में लगा के रखना। आज तुम ऐसी जगह पर अंधेरे में क्यों जाते हो? मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था। और इसके बाद में सही में मैं अंधेरी जगह पर रात में जाना ही बंद कर दिया। अब एक तरह से जो मेरी मित्र थी उससे मैं मिलना भी बंद हो चुका था। और इसके बाद 1 साल तक हम लोग अब जो टाइमिंग थी बदल लिए थे। अब शाम के टाइम, कभी दोपहर के टाइम हम लोग मिल लिया करते थे, लेकिन रात के टाइम नहीं। अब फिर सब कुछ सही हो गया था, जैसे उस तांत्रिक बाबा ने बताया था। अब ना मुझे कोई सपना आता है, ना मैंने कभी उस लड़की को कहीं देखा, और ना मेरी सहेली ने ऐसा कुछ देखा। अब सब कुछ पहले की तरह शांत हो गया, सामान्य हो गया। तो दोस्तों, ये थी निखिल फोटोग्राफर की अपनी कहानी, अपनी आप ही थी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कहानी को, अपनी घटना को आप भेज सकते हैं। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।